प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो टॉपिक है वह जयशंकर प्रसाद का आंसू काव्य से उद्धृत है। देखो, इस पद को हम पढ़ते हैं। इस पद के अंतर्गत क्या भावार्थ छिपा हुआ है, इसका हम अर्थ करके आप लोगों को बताएंगे, तो ध्यान से सुनें। घन में सुंदर बिजली सी, घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आँखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। आँखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। प्रतिमा में सजीव तासी, प्रतिमा में सजीव तासी, बस गई सुछवि आँखों में। प्रतिमा में सजीव तासी, बस गई सुछवि आँखों में। थी एक लकीर हृदय में, जो अलग रही लाखों में। थी एक लकीर हृदय में, जो अलग रही लाखों में। तो देखो, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए, एक तो घन, चपल, प्रतिमा, घन, चपल, प्रतिमा और देखो, ये कठिन शब्दार्थ हैं। घन कहते हैं बादल को, घन माने बादल। चपल, चपल कहते हैं चंचलता या चपलता। प्रतिमा, प्रतिमा कहते हैं तस्वीर को या मूर्ति को। सुछवि, अच्छी छवि। तो देखो बच्चों, देखो, घन, घन का मतलब होता है बादल। चप्पल माने चंचलता या चपलता। प्रतिमा कहते हैं तस्वीर या मूर्ति, और सुछवि कहते हैं अच्छी छवि। तो देखो, प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से अवतरित है। इस अवतरण में कवि ने अपने जो प्रियतम हैं उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी यहाँ अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखो, घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आँखों में काली पुतली सी, पुतली में श्याम झलक सी। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काले बादलों में, जिस प्रकार काले बादलों में बिजली चमकती है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार काले बादलों में बिजली चमकती है, और उस बिजली में जो चंचलता की चमक रहती है, और उस बिजली में जो चंचलता की चमक रहती है, उसी प्रकार मेरे
वेदनामय जीवन में, मेरे वेदना से भरे हुए जीवन में प्रियतम की जो दृष्टि है, वह दृष्टि प्यार भरी चमक हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। प्रियतम की दृष्टि की जो प्यार भरी चमक है वो हमेशा हमेशा के लिए अर्थात सदैव बनी रहती है, जिससे मेरी जो दृष्टि है उसकी जो चमक है वह चारों तरफ फैली हुई है, आँखों में काली पुतली सी, आँखों में काली पुतली, पुतली में श्याम झलक सी। जैसे आँखों में काली पुतली और पुतली में जो श्यामल आभा होती है, चमक होती है, श्यामल आभा सुशोभित होती है, यह झलकती हुई नजर आती है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार आँखों में काली पुतली होती है और पुतली में श्यामल आभा झलकती या सुशोभित होती है, उसी प्रकार मेरे स्वामी का रूप भी, मेरे प्रियतम का रूप भी अत्यंत छवि से युक्त था, अत्यंत सौंदर्यमान था और मेरी दृष्टि को अपनी ओर खींच रहा था, मेरी दृष्टि को अपनी ओर खींच रहा था। प्रतिमा में सजीव तासी बस गई सुछवि आँखों में, प्रतिमा में सजीव तासी बस गई सुछवि आँखों में, थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों में। कवि जयशंकर प्रसाद जी पुनः कहते हैं कि मेरे प्रियतम का वह अनुपम रूप, मेरे प्रियतम का वह अनुपम रूप आँखों में आकर उसी प्रकार बस गया है जैसे किसी सुंदर तस्वीर में या सुंदर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मेरे प्रियतम का वह अनुपम रूप मेरी आंखों में उसी प्रकार बस गया है जैसे किसी सुंदर मूर्ति का, जैसे किसी सुंदर मूर्ति होती है उसमें प्राण डाल दिए जाते हैं, ऐसा लगता है। मूर्तियां होती हैं ना, वो रूप सौंदर्य के लिए गत्यात्मक, जिनका गति होती है, गत्यात्मक रूप होता है, वो परम आवश्यक होता है। गत्यात्मक रूप परम आवश्यक होता है। थी एक लकीर हृदय में जो अलग रही लाखों। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, जीवन में यदि अनेक व्यक्ति आए और चले गए, किंतु वह तो ऐसा अनोखा रूप सौंदर्य था जो पत्थर पर खींची लकीर के समान, पत्थर पर खींची लकीर के समान मेरे नेत्रों में आकर के बस गया था। पत्थर पर खींची लकीर के समान मेरे नेत्रों में आकर के बस गया था। इस तरह प्रियतम का जो रूप सौंदर्य था वो कुछ अनोखा था, कुछ अलग ही प्रकार का था। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो प्रियतम का जो सौंदर्य था उसके प्रति जो उसके प्रेमी होते हैं, उस प्रेमी के आकर्षण का, उस प्रेमी के आकर्षण का चित्रण किया गया है, उसके प्रेमी के आकर्षण के भावों का चित्रण किया गया है। इसमें देखो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है, इस नेक्स्ट पद को हम पढ़ते हैं। माना की सुंदर, माना की रूप सीमा है, माना की रूप सीमा है,
सुंदर तब चिर यौवन में, माना की रूप सीमा है सुंदर तब चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। जयशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं? माना की रूप सीमा है सुंदर तब चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। लावण्य शैल राईसा, लावण्य शैल राईसा, जिस पर वारी बलिहारी, जिस पर वारी बलिहारी, उस कमनीयता कला की, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। तो देखो इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, कठिन शब्दार्थ देखो, चिर, चिर का मतलब होता है अधिक समय तक, तक या लंबा, अधिक समय तक या लंबा। चिर माने निस्सीम, एक आया निस्सीम, निस्सीम कहते हैं सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, सीमा रहित। निस्सीम, निस्सीम का मतलब क्या होता है? सीमा रहित। लावण्य, लावण्य का मतलब होता है सुंदरता, लावण्य का मतलब सुंदरता। शैल, शैल का मतलब होता है पर्वत। बलिहारी, ये तो आप सभी जानते हैं, बलिहारी का मतलब होता है न्योछावर, न्योछावर। न्योछावर, न्योछावर। कमनीयता, कमनीयता का मतलब होता है सुंदरता। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। चिर माने अधिक समय तक या लंबा, निस्सीम कहते हैं सीमा रहित। आकाश एक निस्सीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। लावण्य सुंदरता, शैल पर्वत, बलिहारी न्योछावर, और कमनीयता कहते हैं सुंदरता को। तो देखो इस पद का हम अर्थ करके सुना देते हैं। माना की रूप सीमा है सुंदर तब चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। प्रस्तुत अवतरण कवि जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य से उद्धृत है। इसमें कवि ने प्रियतम के रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए अपने प्रेम का परिचय दिया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतम, तुम्हारे रूप सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है। माना की रूप सीमा है सुंदर तब चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन की निस्सीम गगन। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे रूप सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है, वह असीमित है। उसमें यौवन के सौंदर्य की पराकाष्ठा है।
वह है शाश्वत सौंदर्य, वह शाश्वत सौंदर्य है, अपरिमित है। जो वह शाश्वत सौंदर्य है वह यथार्थ सौंदर्य है, शाश्वत सौंदर्य है, वह अपरिमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इस तरह का प्रियतम का सौंदर्य, इस तरह का जो प्रियतम का जो सौंदर्य है वो मेरे हृदय के असीमित आकाश में, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित आकाश में समा गया था। कवि कहते हैं कि वे शाश्वत सौंदर्य है मेरे प्रियतम का, जो सीमा रहित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वह प्रियतम का रूप सौंदर्य मेरे हृदय के असीमित आकाश में समा गया था। इस तरह का जो प्रियतम का जो सौंदर्य था, इस तरह जो प्रियतम का सौंदर्य था वो मेरे हृदय के असीमित आकाश में समा गया है। अर्थात मेरे मन में उसका जो स्थान है वो प्रथम मिलन के समय मेरे प्रियतम का, उसका जो प्रथम मिलन के समय मेरे प्रियतम का असीमित सौंदर्य उसमें समा गया था। कवि कहते हैं कि मेरे मन में तो उसके लिए एक सीमित स्थान है, एक सीमित स्थान है, परंतु प्रथम मिलन के समय मेरे प्रियतम का जो असीमित सौंदर्य है वो उसमें समा गया था। उस समय सौंदर्य में पूरे विश्व भर का जो यौवन है, यौवन का जो सौंदर्य है वो उसमें समाहित हो गया था। कवि के कहने का भाव यह है कि उस सौंदर्य में विश्व भर का यौवनोचित जो सौंदर्य है वो समाहित था। कवि कहते हैं, लावण्य शैल राई सा जिस पर बारी बलिहारी, उस कमनीयता कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। कवि पुनः वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रियतम का जो सौंदर्य था वो अनोखा था, अनुपम था। उसकी जो सुंदरता थी वह अत्यंत प्यारी लगती थी। उसके लावण्य के सामने सौंदर्य का जो पहाड़ था, पर्वत था, वह भी न्योछावर किया जा सकता। उसके लावण्य के सामने, लावण्य बताया था मैंने, उसकी सुंदरता के सामने, उसके लावण्य के सामने या उसकी सुंदरता के सामने सौंदर्य का पर्वत भी न्योछावर किया जा सकता था। वह सौंदर्य का पर्वत प्रियतम की सुंदरता के सामने राई के समान तुच्छ दिखाई दे रहा है, मतलब एक बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, ना के बराबर दिखाई दे रहा था। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी इसमें प्रियतम के जो अनोखा सौंदर्य है वो प्रेमी के सीमित हृदय में समा गया था। तो ऐसा कहकर के इसमें प्रेम की जो असीम प्रेम की दृढ़ता की व्यंजना की गई है, असीम प्रेम की दृढ़ता की व्यंजना की गई है। इसमें लावण्य जो शैल है, लावण्य शैल के सामने वो सुंदरता भी एक राई के समान बताई गई है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली,
काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। मानिक मदरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। तो देखो इसमें एक शब्द आया विधु। विधु ये कठिन शब्दार्थ हैं। विधु, विधु का अर्थ क्या होता है? विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। फणी, फणियों कहते हैं सर्पों। फणियों मतलब सर्पों। बच्चों फणी का अर्थ क्या होता है? फणी का अर्थ होता है सर्प। फणियों माने सर्पों। और मानिक मधुरा, मानिक मदिरा, मानिक मदिरा कहते हैं लाल रंग की शराब। लाल रंग की माणिक मदिरा कहते हैं लाल रंग की शराब। और एक आई है नीलम की प्याली। नीलम की प्याली, नीलम की प्याली कहते हैं काली आंख है। और मद, मद माने नशा। देखो बच्चों ये इनके कठिन शब्दार्थ हैं। विधु माने चंद्रमा, फणियों माने सर्पों, मानिक मदिरा कहते हैं लाल रंग की शराब, और नीलम की प्याली कहते हैं काली आंखें, और मद माने नशा। तो देखो इसका हम अर्थ करते हैं। बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। देखो ये जो नेक्स्ट पद है, इस पद में प्रियतम के नक्श के साथ उसकी प्रेम भाव का वर्णन किया गया, उसके अनुराग का वर्णन किया गया है। कवि ने प्रियतमा के नक्श के साथ साथ उसके अनुराग का वर्णन किया है, प्रेम का वर्णन किया है। तो कैसे? देखो देखो कवि प्रियतमा के मुख, केश और सिंदूरी मांग की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन काले बाल रूपी, इन जो ये मेरे काले केश हैं, ये काले केश रूपी जंजीरों से मुख रूपी चंद्रमा को किसने बांध लिया है। कवि कहते हैं कि इन काले केश रूपी जंजीरों से, केशों को जंजीर बताया गया है, काले केश रूपी जंजीरों से मुख रूपी चंद्रमा को किसने बांध लिया है। अर्थात प्रियतमा के बंधे हुए केशों की जो लटें हैं, जो लटें हैं वे काली जंजीरों के समान दिखाई देती हैं। प्रियतमा के जो केश हैं वे काली जंजीरों के समान दिखाई देती हैं। इन काली लटों से जो घिरा हुआ, इन काली लटों से जो घिरा हुआ इनका जो मुख है, वो जो उनका काली जंजीरों से जो उनका मुख घिरा हुआ है, वो मुख मानो ऐसा लग रहा जैसे कि काली जंजीरों ने बांध दिया गया। इनके केशों की लटें काली जंजीरों के समान दिखाई देती हैं। इन काली लटों से घिरा हुआ मुख चंद्र ऐसा दिखाई देता है जैसे कि काली जंजीरों ने इन्हें बांध दिया गया हो। ये काले केश हैं, ये काले केश की जो लटें हैं,
ये बाल है, ये श्याप है, और श्याप को क्या कहा जाता है? मणिधर कहा जाता है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रिया की मांग में हीरों की जो लड़ी दिखाई देती है वो बहुत ही अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। इस कारण काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदरा से भर दी किसने नीलम की प्याले। कवि कहते हैं कि इस कारण वे हीरे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि सर्पों के मुख में सर्प के मुख, जो सर्प हैं उनके मुख हीरों से भरे हुए हों। हीरे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि सर्पों के मुख हीरों से भरे हुए हों। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा के जो काले नेत्र हैं वे अत्यंत शोभादायक लग रहे हैं, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनकी पुतलियों में प्रेम के लाल लाल डोरे यौवन के मद की लालिमा को प्रकट कर रहे हैं। यौवन के मद की जो लालिमा है उसको प्रकट कर रहे हैं, और देखने पर ऐसा लगता है कि किसी ने नीलम पत्थर से बनी जो प्याली होती है, नीलम पत्थर से बनी प्याली में माणिक के समान लाल रंग की मदिरा भर दी गई हो। ऐसा लगता है कि नीलम प्याली में माणिक के समान लाल रंग की मदिरा भर दी हो। तो कवि प्रश्न करते हैं कि ऐसा रूप सौंदर्य किसने बनाया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये इतना जो सुंदर रूप सौंदर्य है वो उस रूप सौंदर्य का निर्माण किसने किया है, किसने रचा है वो रूप सौंदर्य। तो देखो कवि कहते हैं जो आंसू काव्य है उस आंसू काव्य में कवि के प्रेम का आलम्बन एक मानवीय नायिका बताया गया है, और इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें संधि अलंकार भी है, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। तो देखो बच्चों, ये पद आपके समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।